हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। और आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं अपना अगला टॉपिक जिसका नाम है फैक्टर्स अफेक्टिंग प्राइस। तो चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं और आज समझेंगे कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो प्राइस को इफ़ेक्ट करते हैं। हम लोगों ने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि हम लोग प्राइस को कैसे डिटरमाइन करते हैं कोई भी गुड्स एंड सर्विसेज के। आज उस चीज़ के बारे में पढ़ेंगे जो कि प्राइसिंग सेटअप करते समय आपको ध्यान रखना चाहिए, या फिर ये बोलो कि प्राइस सेटअप करते हो जो उसको ये सारे फैक्टर्स क्या करते हैं, इफेक्ट डालते हैं। ओके, जैसे एग्जांपल बात करते हैं, दो टाइप के मेजर फैक्टर्स होते हैं, एक होता है इंटरनल, दूसरा होता है एक्सटर्नल। चलो पहले इंटरनल के बारे में बात करते हैं। इंटरनल फैक्टर वो फैक्टर होते हैं जो कंट्रोल होता है फर्म के, ठीक है ना। बिजनेसेस जो है, यहाँ पे फर्म का मतलब वही बिजनेस होता है, बिजनेस के कंट्रोल में होता है। अगर बिजनेस चाहे तो इस फैक्टर को कंट्रोल कर सकता है, ठीक है ना। ओके, जैसे कि रॉ मटेरियल प्रोक्योरमेंट, अगर हम मान लो रॉ मटेरियल महंगे पे परचेज कर रहे हैं तो हमारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी तो महंगा पड़ेगा। लेकिन सोचो अगर हम लोगों ने रॉ मटेरियल को ही कम प्राइस पे बाय कर लिया तो ये क्या होगा, हमारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम पड़ेगा। तो हम लोग कोशिश करें कि रॉ मटेरियल जितने सस्ते दाम पे खरीद सके हम लोग खरीदें। दूसरा, एम्प्लॉयमेंट ऑफ लेबर, जो हम लोग का लेबर है वो अच्छे तरीके से काम करे, काम चोर ना हो, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ की तरह हरकतें ना करे। वो जैसे गवर्नमेंट एम्प्लॉय कोई काम के नहीं होते हैं, बिल्कुल वैसे ही एम्प्लॉय जो होते हैं आपके काम करने वाले होने चाहिए। अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय की तरह निकल जाएगा तो शायद बिजनेस का हाल भी बीएसएनएल की तरह हो सकता है, ठीक है ना। उसके बाद हमारा बोलता है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में कई बार वेस्टेज होता है, हमारे मशीनरी वगैरह में वेस्टेज होने लगती है, या फिर हमारे पास इतनी सफिशेंट मशीनरी नहीं होती जिससे हम लोग और भी ज़्यादा इफेक्टिव मैनर में प्रोडक्शन कर पाएँ। तो उस केस में क्या करना होगा, हम लोग को वैसे मशीन वगैरह को लाना चाहिए जिससे क्या हो सके हम लोग और भी ज़्यादा इफेक्टिवली क्या कर पाए, प्रोडक्शन कर पाए, और अल्टीमेटली हमारे पास क्या हुआ, प्रॉफिट बनना शुरू हो। तो ये सारे क्या होते हैं बेटा, इंटरनल फैक्टर्स होते हैं। ओके, दूसरा बात करता है फैक्टर को इस तरीके से हम डिस्कस करते हैं जैसे ऑब्जेक्टिव ऑफ द फर्म। अ फर्म में हैव अ वेरियस ऑब्जेक्टिव। देखो एक बेटा फर्म के क्या बहुत सारे ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं, प्राइस कंट्रीब्यूट करता है उनको अचीव करने में। फर्म में परस्यू डिफरेंट ऑब्जेक्टिव सच एज द मैक्सिमाइजिंग द रेवेन्यू। हो सकता है फर्म सोचा हो कि हम लोग अपना रेवेन्यू को मैक्सिमाइज करें, प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करें। रेवेन्यू को मैक्सिमाइज करने का मतलब यहाँ पे सेल्स से है, ध्यान देना। ओके, अब प्रॉफिट का मतलब तो वही प्रॉफिट से है। मैक्सिमाइज करना हमारे पास मार्केट शेयर। मार्केट शेयर का मतलब क्या होता है, मान लो 100 लोग हैं, ओके, 100 लोग में अगर मान लो कि आप एक ही प्रोडक्ट बेच रहे हो, लेट से आप क्या करते हो, आप भी मिल्क बेचते हो और दूसरा कोई बंदा है वो भी मिल्क बेचता है, तो आपकी कोशिश होनी चाहिए 100 लोगों में से ज़्यादा लोग, लेट से 70 लोग तुम्हारे दूध ले रहे हैं और 30% सामने वाले कॉम्पिटिटर के दूध ले रहे हैं, तो 70% मार्केट शेयर तुम्हारा है, 30% मार्केट शेयर इसका है। तो आप कोशिश करोगे मैक्सिमम मार्केट शेयर आपके पास हो, ठीक है ना। और सारे 100% अगर मार्केट शेयर आपके पास होते हैं तो वेल एंड गुड, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, ठीक है। तो मैक्सिमाइज करना कस्टमर का सेटिस्फैक्शन, और इस मैक्सिमम मार्केट से लेने के लिए आप क्या करोगे, कस्टमर की जो सेटिस्फैक्शन है उसको क्या करते हो, मैक्सिमाइज करते हो। द प्राइसिंग पॉलिसी शुड बी स्टैब्लिश्ड ओनली आफ्टर द क्लियर कंसिडरेशन, ठीक है। जब भी प्राइसिंग डालो भाई क्लियर सोच समझ के डालो कि हमें किस तरीके से काम करना है, ओके, और ये फर्म का ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। आगे बात करते हैं रोल ऑफ टॉप मैनेजमेंट। टॉप मैनेजमेंट का क्या रोल है, तो यूजुअली इट इज़ द टॉप मैनेजमेंट दैट टेक द फर्म्स प्राइसिंग डिसीजंस। आपको पता है ना, कोई भी चीज़ की प्राइसिंग डिसीजन कौन लेगा, टॉप मैनेजमेंट लेगा। बट प्राइसिंग एक्टिविटीज़ आर सो क्रूशियल फॉर अ फ्यूचर सेल्स। लेकिन हमारी जो प्राइसिंग एक्टिविटीज़ होती है बहुत ज़्यादा क्रूशियल होती है, क्रूशियल का मतलब इंपॉर्टेंट होती है फ्यूचर सेल्स के लिए, प्रॉफिट के लिए, मार्केटिंग, ठीक है ना। तो मार्केटिंग मैनेजर हैज़ टू रिमेन इन्वॉल्व विद द प्राइसिंग। इसी वजह से हम लोग को क्या करना पड़ेगा, टॉप मैनेजमेंट डिसीजन तो लेगी लेकिन यहाँ पे मार्केटिंग मैनेजर को क्या करना पड़ेगा, प्राइसिंग को डिसाइड करते वक्त इसको इन्वॉल्व रखना चाहिए, क्योंकि मार्केटिंग मैनेजर ही जो है जो मार्केट को अच्छे तरीके से एनालाइज कर रहा होता है कंपनी के बिहाफ पे, और चीज़ों को समझ रहा होता है कि अच्छा मार्केट में ये चीज़ चल रही है, इतने प्राइस पे प्रोडक्ट बिक रहा है, कंपटीशन का ये है, सारे चीज़ें वो समझ रहा होता है। द रोल ऑफ मार्केटिंग मैनेजर इज़ टू असिस्ट द टॉप मैनेजमेंट टू प्राइस डिटर्मिनेशन। मार्केट जो ये मार्केटिंग मैनेजर उसका काम क्या है, टॉप मैनेजर को असिस्ट करना, मतलब उसको सहायता करना प्राइस डिटर्मिनेशन में, और इंश्योर करना कि प्राइसिंग जो होनी चाहिए विद इन द पॉलिसी एंड डाउन टू टॉप मैनेजमेंट, मतलब एक वो कंपनी के पॉलिसी के अंदर में होना चाहिए और कम से कम होना चाहिए जिससे कस्टमर को हम लोग बेनिफिट पहुंचा सके और अल्टीमेटली यार प्रॉफिट ज़्यादा से ज़्यादा कमा सके। दैट्स इट, ठीक है। चलो आगे बात करते हैं कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन।
प्रोडक्ट क्या होता है, देर इज अ डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एंड प्राइस ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है ना, कि कोई भी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का मान लो, देखो सिंपल सी बात है, रिलेशनशिप कैसे सर, कोई भी चीज़ को बनाने में मेरे को 100 रुपये का कॉस्ट आ रहा है, ठीक है, प्लस मैं 10 रुपये का प्रॉफिट लेना चाहता हूँ, तो मैं 110 का बेचूंगा। लेकिन सोचो अगर इसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ के 130 रुपये हो जाती है, ठीक है ना, और मैं 10 का ही प्रॉफिट लेना चाहता हूँ, तो भी मुझे 140 का सेल करना पड़ेगा। तो देखो कि अल्टीमेटली जो सेलिंग प्राइस है वो बढ़ गई। तो इसी वजह से बोला है इसका डायरेक्ट रिलेशन है। क्या है? डायरेक्ट रिलेशन है भाई साहब। अगर आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ गया तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट भी बढ़ेगा। इफ द कॉस्ट ऑफ एक्वायरिंग मटेरियल एंड मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट आर द हाई, द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट इन द मार्केट विल ऑल्सो बी हायर एंड वाइस वर्सा। मतलब कि अगर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ज़्यादा होगा तो प्राइस ज़्यादा होगा, अगर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होगा तो प्राइस भी कम होगा। द फर्म शुड ऑल्सो फिक्स्ड द प्राइस दैट आर रियलिस्टिक कंसिडरिंग द करंट डिमांड एंड कंपटीशन इन द मार्केट। मतलब क्या होता है कि जैसे बताता हूँ, चलो मेरे घर के पास एक महिला रहती है, ठीक है, महिला है, लड़की है, जो भी है। अब उनके ख्वाब ऐसे है ना कि खुद मतलब थोड़ी सी क्या बोले यार, मतलब अगली दिखती हैं, मतलब अगली क्या बोले, काइंड ऑफ आजकल सो कॉल्ड फेमिनिज्म वाली वुमेन है, ओके। तो मैं नेगेटिवली किसी को नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है। तो वो थोड़ी सी फेमिनिज्म वाली, ओ माय गॉड, लड़की सेल्फ रिस्पेक्ट करती कुछ नहीं है, ऐसा नहीं है कि खुद बहुत बड़ी करोड़ों कमा रही है, नहीं। लेकिन इनका ख्वाब है कि इनका जो वुड बी, जो इनका हस्बैंड हो, वो कम से कम 50 लाख रुपए एनुअल कमाता हो, ठीक है, उनके पास एक गाड़ी हो, मेरे को जब लेके जाए तो भाई साहब वो मेरे से एक भी काम नहीं करवाएगा, इवन अपने मम्मी पापा को छोड़ दे वो, और नहीं छोड़ सकता तो वो मुझसे ये उम्मीद ना रखे कि मैं उसकी मम्मी पापा का टेक केयर करूँगी, मतलब ख्याल रखूँगी, उनका ध्यान रखूँगी, ये सब कुछ ना रखे, बस मैं जो चाहूँगी करूँगी। मैं बाहर पब में जाना चाहती हूँ, मुझे कोई रोक नहीं सकता। मैं बाहर अपने दोस्तों से घूमना चाहती हूँ, बात करना चाहती हूँ, मुझे वो ना रोके। मुझे पैसा जितना मैं मांगूँ वो मुझे दे, ऐसे उनके ख्वाब है, ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं वो अब उनकी इसी चक्कर में उनकी एज भाई 30+ हो चुकी है, और कोई घंटा उनको भाव नहीं देता, क्योंकि शकल भाई क्या बोलूँ, मतलब इतने कुछ उनका डिमांड है। तो मैं बोल भी सकता हूँ कि शकल भाई जूते जैसी है, मतलब बोलने से पहले खुद की शकल भी देख लिया करो, ऐसा वाला फील आता है उनको देख के बोलते वक्त। बट ठीक है, एटीट्यूड है। तो बोलते हैं ना, जो चीज़ें होती है बेटा रियलिस्टिक होनी चाहिए उनके लिए। जो उन्होंने जो गोल सेट किया है ना, उम्र बीत जाएगी उनका कोई नहीं देखने वाला, तो ये रियलिस्टिक नहीं है, उनका गोल रियलिस्टिक नहीं है। वैसे ही प्राइस जब होता है ना बेटा, जब भी सेट की जाती है तो वो रियलिस्टिक करना चाहिए। अगर मैं छोटा सा ऑल्टो जैसा गाड़ी बनाऊँ, ठीक है, और मैं सोचूं कि इसे कोई 50 करोड़ में खरीद ले, तो भाई वो रियलिस्टिक गोल नहीं है। जितने की गाड़ी है 5-6 लाख का ही बिक सकता है भाई, उससे ज़्यादा का वो नहीं बिक सकता, ठीक है ना। कंसिडरिंग द करेंट डिमांड कंपटीशन इन द मार्केट। आगे बात करते हैं प्रोडक्ट डिफ्रेंशिएशन। याद रखना, द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट ऑल्सो डिपेंड ऑन द स्पेसिफिकेशन एंड जनरली। देखो प्रोडक्ट की जो प्राइस होती है ना बेटा, उसकी स्पेसिफिकेशन पे भी डिपेंड करती है वो प्रोडक्ट क्यों खास है। आईफोन की देखो कि कीमत थोड़ी सी तो ज़्यादा होगी, रॉल्स रॉयस गाड़ी कितनी कट्टो गाड़ी लगती है ना, देख के ही मतलब क्या बोले ऑर्गेज़म आ जाए। तो कहीं ना कहीं क्या है कि ये प्रोडक्ट डिफ्रेंशिएशन है, वो प्रोडक्ट उस लायक है कि तुम उसको पे कर सकते हो, ओके। अभी ऊपर वाली इसकी जो बात बताया ना पड़ोसी, तो ऐसे लोगों के छोड़ो, ये प्रोडक्ट डिफरेंट तुम्हें है खास क्या। अगर तुम खुद लायक हो तब तो भाई क्या बात है, दिखता है कि नहीं तुम्हारे पास जो भी, ठीक है यार, कुछ जगह गलत सही एक पल को इंसान का डिमांड तो हम बोल सकते हैं नहीं, मे बी उनके पास उतना लेवल है तो भाई पूछ सकते हैं, लेकिन ये थोड़ा सा अजीब है। खैर छोड़ो, तो प्रोडक्ट डिफ्रेंशिएशन होना चाहिए। मार्केटिंग मिक्स का मतलब क्या होता है, प्राइस बीइंग अ इंपॉर्टेंट एलिमेंट है मार्केटिंग मिक्स में, मस्ट बी कोऑर्डिनेटेड विद द अदर एलिमेंट। कौन कौन से सर अदर एलिमेंट है, प्रोडक्ट, प्लेस और प्रमोशन। द प्राइस शुड बी सच डैट इट कवर द एक्सपेंसेस। प्राइस इतना होना चाहिए जो उसको बनाने में जो खर्चा है वो पूरा करे, ठीक है, जो प्रोडक्ट, प्लेस और प्रमोशन में जो पैसे खर्च हुए वो पूरा करे, और मार्केटिंग मिक्स कॉरस्पॉन्डिंग आइडियली उसके साथ मिल के चले, ठीक है ना। उसके बाद आता है साइज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इफ़ द साइज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इज बिग, स्केल ऑफ प्रोडक्शन इज़ लार्ज, तो इट अफोर्ड अ लोअर प्राइस। अगर मान लो कि कोई प्रोडक्ट बहुत ही लार्ज स्केल पे प्रोडक्शन की जा रही है, तो अब उसके क्या हो जाएगी
कि उसकी कहीं ना कहीं देखोगे बेटा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम आएगी। लेकिन ना देखो सिंपल सी बात है, कोई चीज़ ज़्यादा बल्क में प्रोड्यूस करते हो तो उसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम आती है, लेकिन कोई चीज़ बहुत ही कम अमाउंट में प्रोड्यूस करते हो तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ज़्यादा आएगी। तो इस चीज़ को यही बोला जा रहा है कि अगर आपकी कंपनी बहुत बड़ी है और आप बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन कर सकते हो तो कहीं ना कहीं देखोगे आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या हो जाएगी, काफ़ी कम आएगी। आगे बात करते हैं लोकेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। देखो लोकेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज मैटर्स, कहाँ पे आपका लोकेशन है ऑर्गेनाइजेशन का, ठीक है ना। लोकेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज अ इंपॉर्टेंट डिटर्मिनेंट ऑफ द प्राइस ऑफ अ प्रोडक्ट। द प्राइस एंड प्रोडक्ट साइज विल बी वेरी डिपेंड अपॉन वेदर द मार्केट इज लोकेटेड इन रूरल एरिया और अर्बन एरिया। मतलब ग्रामीण क्षेत्र में है तो आप कम बेच पाओगे, ठीक है, 1-2 रुपये के साबुन ज़्यादा बिकेंगे अगर गाँव वगैरह क्षेत्र में हो, लेकिन शहरी क्षेत्र में हो तो हो सकते हैं बड़े वाले साबुन बेचो, मतलब ज़्यादा चीज़ें बेच पाओ, तो उससे आपसे प्राइसिंग भी रखना पड़ता है। गांव में हो तो सस्ते चीज़ें बेचना पड़ेगा क्योंकि वहाँ पे लोगों के पास ज़्यादा कमाई नहीं है। शहरी क्षेत्र में आप थोड़ी महंगी चीज़ें भी बेचोगे तो चलेगा। नेचर ऑफ गुड्स, आपकी गुड्स की नेचर क्या है, ठीक है ना, आप देखना पड़ेगा आप गुड्स की नेचर क्या है, पेरिशेबल प्रोडक्ट तो नहीं है, बहुत सारी चीज़ें आपको देखना पड़ता है। इफ़ द प्रोडक्ट इज़ नेसेसिटी गुड्स, अगर नेसेसिटी गुड्स है जो रेगुलरली लोग को बाय करना ही होता है, जैसे दूध हो गया, ब्रेड हो गया, ये सारे, तो फर्म में सेट अ मॉडरेट प्राइस, उसमें फर्म को बहुत ज़्यादा महंगा प्राइस नहीं करना चाहिए, एक मॉडरेट प्राइस रखना होता है, ठीक है ना। कीपिंग इन द माइंड व्यू सोशल वेलफेयर पर्पसेस, क्योंकि लोगों को दिक्कत हो सकती है अगर महंगे बेचेंगे, तो जैसे दूध हो गया, रोज़मर्रा की जो चीज़ें होती है उसकी बात मैं कर रहा हूँ। बट इफ़ द प्रोडक्ट इज़ लग्जरी गुड्स, अगर मान लो प्रोडक्ट लग्जरी गुड्स है तब उस केस में हाई प्राइस भी रख सकते हो, जैसे कार की प्राइस बढ़ा के रखना, गोल्ड ऑर्नामेंट्स जो होते हैं, ज्वेलरीज होती है, उसकी प्राइस ज़्यादा रखना, तो वो सब कर सकते हो। आगे 9वां नंबर पे आता है आपका प्रमोशनल प्रोग्राम्स, ठीक है ना, चलाए जाते हैं, एडवर्टीजमेंट वगैरह भी चलाए जाते हैं, ये भी इन्फ्लुएंस करता है आपके प्राइस को। जितना ज़्यादा एडवर्टीजमेंट पे कॉस्ट होगा उतना ज़्यादा हमारा कॉस्ट बढ़ेगा तो अगेन फिर वही बात है कि सेलिंग प्राइस भी बढ़ेगी, ठीक है ना। इफ़ इट इज़ अ ह्यूज द प्रोडक्ट विल बी हैव अ हाई प्राइस एंड वाइस वर्सा, मतलब एडवर्टीजमेंट पे बहुत ज़्यादा खर्च होगा तो प्राइस भी बढ़ेगी, और एडवर्टीजमेंट में प्राइस का मतलब खर्चा कम होगा तो प्राइस भी कम रहेगी। चलो आगे बात करते हैं एक्सटर्नल फैक्टर्स। एक्सटर्नल फैक्टर की बात करें, डिमांड, क्या मार्केट में उस चीज़ की डिमांड है, अगर डिमांड है तो आप प्राइस ज़्यादा भी रख सकते हो, अगर डिमांड कम है तो प्राइस आप भाई साहब कम ही रखना पड़ेगा। समझ में आ रहा है। तो कहीं ना कहीं लोगों का इनकम क्या है, टेस्ट क्या है, प्रेफरेंस क्या है, ये सारी चीज़ें क्या करती हैं यहाँ पे मैटर करता है। ओके, अगर मान लो कि प्रोडक्ट तुम्हारा इनइलास्टिक है, नेसेसरी गुड्स है, तो हाई प्राइस में भी फिक्स्ड किया जा सकता है, बट द डिमांड फॉर अ प्रोडक्ट इज इलास्टिक। अगर मान लो आप महंगा कर दोगे तो किसी और के पास लोग चले जाएंगे, ठीक है, तो इस केस में आपको प्राइस थोड़ा कम ही रख के चलना पड़ता है। फिर आता है बायर का बिहेवियर। बायर का बिहेवियर कैसा है, इफ़ दे आर हैबिचुअल आपके प्रोडक्ट को लेकर के, तो वो बाय करेंगे, ठीक है ना। जैसे लग्जरी कार वगैरह बाय करने वाले करते ही हैं, महंगे चीज़ को और ज़्यादा बाय करते हैं, जितने महंगा होता है लोग और पागलों की तरह बाय करते हैं उसको, ठीक है। फिर कंपटीशन, मार्केट में कंपटीशन कैसा है, अगर मिनिमम कंपटीशन है तो भी प्राइस आप ज़्यादा रख सकते हो, ज़्यादा कंपटीशन है तो प्राइस को कम रखना पड़ेगा। आगे बात करते हैं रॉ मटेरियल और इनपुट सप्लायर्स। आपकी रॉ मटेरियल की प्राइस कितनी है भाई साहब। कई बार क्या होता है मार्केट में रॉ मटेरियल जेन्युइनली महंगी हो जाती हैं, उस केस में आप क्या करोगे। मान लो मैं मैगी बनाता हूँ, अभी पता है ना मैगी कभी 10 रुपये जो आया करते था वो 15 रुपये हो गया, तो अभी मेरे कंट्रोल में नहीं है ना, तभी एक्सटर्नल फैक्टर हो गया। अब मेरा जो मैगी 10 का आया करता था, लेट से 20 रुपये का मैं वेजिटेबल्स डालता था, 30 रुपये का मैगी पड़ता था, और मैं 20 रुपये का प्रॉफिट डाल के 50 का बेचता था, वही अब मैगी मेरे को 15 का आ रहा है। सब्जी की भी प्राइस 25 हो गई है, जो कि मैं कम नहीं करवा सकता था। अब यही प्राइस मेरे को कितना पड़ रहा है, 40 रुपये पड़ रहा है, और मैं इस पर 20 का प्रॉफिट डालूँ तो 60 का मुझे मैगी सेल करना पड़ रहा है। तो कहीं ना कहीं देखोगे तो ये रॉ मटेरियल इनपुट सप्लाई जो है इसकी प्राइस बढ़ गई, ये भी तुम्हारे क्या बोलते हैं एक्सटर्नल फैक्टर्स में आता है। फिर प्रिविलेंट इकोनॉमिक कंडीशन, देश की अर्थव्यवस्था कैसी है, ठीक है ना, बूम पीरियड इकोनॉमी का, या इकोनॉमी आपके रिसेशन में है, बुलिश एटीट्यूड, इन्फ्लेशनरी ट्रेंड चल रहा है, देश में महंगाई अचानक से बढ़ गई है, सारे चीज़ें यहाँ पे आते हैं। फिर गवर्नमेंट रेगुलेशंस भी मैटर करती है। गवर्नमेंट अगर आपकी लंका लगाने को सोच लिए तो गवर्नमेंट लगा देगी, तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट मान लो टैक्स बढ़ाती है, बोल देती है कि नहीं मैगी पे क्या होगा अब से 28% का टैक्स लगेगा, तो ड्यू टू टैक्स बढ़ जाने के कारण हमारी प्राइस जो 10 की मैगी थी अब वो 12 की पड़ेगी। तो सब्जी पे टैक्स नहीं लगता, तो अब ये जो हमें 30 का पड़ रहा था कॉस्ट अब 32 का पड़ेगा, यानी कि जो पहले 50 का मैं मैगी बेच पा रहा था मुझे 52 की बेचनी पड़ेगी। तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट का रेगुलेशन भी रोल प्ले करता है। और इसी के साथ हमारा छोटा सा चैप्टर था, ठीक है ना, आधा हमारा आवाज चैप्टर था, पूरा मर गया, कोई दिक्कत नहीं है, हम लोगों ने पढ़ लिया, ठीक है। देखो मैं इस बैच में बहुत डिटेल नहीं पढ़ा रहा हूँ, बस मेरा काम है कि ऊपर ऊपर से मैं पढ़ा दूँ, दैट्स इट। क्योंकि रेगुलर बैचेस के लिए ठीक है, लेकिन ये ऑप्शनल सब्जेक्ट है, बच्चे ज़्यादा सीरियस भी नहीं होते और होना भी नहीं है तुम्हें क्वेश्चन दबा के सॉल्व करने का, ठीक है।
मेरा रिकमेंडेशन याद रखना, PYQ जितनी सॉल्व कर सकते हो करो, जो भी डाउट है मुझसे पूछो, मैं बता दूंगा, ठीक है। थोड़ी बहुत चीज़ें हैं, बाकी जो मैंने ऊपर ऊपर से जो तुम्हें याद रहने वाली चीज़ें मैंने बता दिया। लोड लेके नहीं पढ़ना है, तुम्हारे पास अकाउंट्स है भाई, इकोनॉमिक्स है अभी पढ़ने को, बिजनेस स्टडीज़ है, तुम वो 3 पे फोकस करो। जो बंदा इकोनॉमिक्स और बिजनेस स्टडीज़ को अच्छे से पढ़ रखा है, ये सारे वो समझ रहा होगा, प्रोडक्ट डिफ्रेंशिएशन वगैरह सारे हम लोग पढ़ चुके हैं बिजनेस स्टडीज़ में और इकोनॉमिक्स में, ठीक है ना। और जो नहीं पढ़ा वो यहाँ पे मैं कवर कर ही दे रहा हूँ। तो आई थिंक कोई ऐसा नहीं है कि फर्स्ट टाइम लग रहा है। अब हाँ, कोई साइंस और ह्यूमैनिटीज़ का बच्चा है तो छोड़ दो, साइंस वाले भाई आपको डिटेल चाहिए तो आप कहीं से क्लासेस ही ज्वाइन करना, बाकी इसे समझ रहा तो काम हो जाएगा। ह्यूमैनिटीज़ वाले को मैं कुछ बोल नहीं सकता क्योंकि भाई ह्यूमैनिटीज़ से है, ठीक है। तो आगे बात करते हैं, आगे हम लोग सेशन 3 पढ़ेंगे, टाइपिंग टाइप्स ऑफ प्राइसिंग साइकिल, कौन कौन से प्राइस होते हैं, सप्लाई डिमांड पढ़ेंगे हम लोग, कॉस्ट ओरिएंटेड कंपटीशन, ये क्लास 11 का भाई हमारा इकोनॉमिक्स सही है, ठीक है ना। ओके, थोड़ा बहुत चेंज करके यहाँ पे बट पढ़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो आई होप आपको ये समझ में आया। अगर वीडियो पसंद आया, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में अगले चैप्टर के साथ, न्यू टॉपिक के साथ। कमेंट करके जरूर बताना तुम्हें ये लेक्चर कैसा लगा। बाय बाय।